बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 मई पाकिस्तान में मंगल की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 178। आज काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि जंग के मैदान से ये खबर आ रही है कि सुलह होते होते दोबारा एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। ये सब कुछ क्या है, इसको भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बॉम्बशेल स्टोरी है हमारे सामने जो आपके सामने भी रखनी है। और वो खबर ये है कि अब आईएमएफ फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है कि अब पाकिस्तानियों ने इस दुनिया में आना है या पैदा होना है तो उसकी परमिशन भी आईएमएफ से लेनी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कि हम मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसे ही मजाक में आपके सामने ये बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के वजीर ख़जाना औरंगज़ेब उर्फ औरी, जो फॉर्म 47 के वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने जियो टीवी पर एक प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि वो आईएमएफ से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल और अद्वियात हैं उन पर से टैक्स कम कर दें। देखते हैं कि वो हमारी बात मानते हैं या नहीं, ये बताना था औरंगज़ेब औरी साहब का। इससे दो चीज़ें वाजे हो गई। पहली चीज़ तो ये वाजे हो गई कि पाकिस्तान अब अपना बजट खुद नहीं बना सकता या नहीं बना रहा। पाकिस्तान ने बजट में हल्की सी तब्दीली भी करनी है। हल्की सी कोई, अब कॉन्ट्रासेप्टिव कितने की पाकिस्तानी इस्तेमाल कर जाते होंगे, मतलब कितनी बड़ी अमाउंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर लग जाती होगी पूरे पाकिस्तान में, या कितनी बड़ी सब्सिडी होगी जो इन्हें वो भी आईएमएफ से पूछना है। इसका मतलब है कि छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक हर चीज़ को इस वक्त आईएमएफ ने कंट्रोल किया हुआ है। तो पहली बात तो ये पता चली, आईएमएफ के पास जाना, ये जहन में रखिए कि मैं किसी सूरत नहीं कह रहा कि आईएमएफ के पास जाना गलत है। जिस तरीके की हमारी मईशत है, पहले भी इन्होंने की थी। जो ये 30-35 साल लगातार बारियां लेते रहे, जब इमरान खान हुकूमत में आए तो ये इकॉनमी में कुछ नहीं छोड़ के गए थे। इमरान खान ने 3-4 साल लगाकर इकॉनमी को थोड़ा बेहतर किया। इकॉनमी 6% पर ग्रो कर रही थी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी ठीक हुए थे, एक्सपोर्ट भी बढ़ाई थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाई थी, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर भी उठ गया था, एग्रीकल्चर के सेक्टर ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया था, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिली थी। उसके अलावा हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, हर जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आ रही थी। अब दोबारा इन्होंने पिछले 4 सालों में, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जो कर्ज पाकिस्तान ने पिछले 77 साल में लिया था या 76 साल में, वो था 44,000 बिलियन रुपीज़, और इन्होंने 1 लाख अरब रुपए कर्जा कर दिया है पिछले 4 साल के अंदर। मतलब उससे डबल से भी ज़्यादा जो कर्ज हमने पिछले 76 साल में, पहले 76 साल में पाकिस्तान ने लिया था, उससे ज़्यादा कर्ज इन्होंने पिछले 4 साल में ले लिया। तो इकॉनमी तो तबाह कर दी। अब आईएमएफ के पास जाना तो इतना ऐब नहीं है, लेकिन आईएमएफ के पास इस तरह से जाना कि अपना बजट भी गिरवी रख देना कि वो फैसला करेंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जहां पर आबादी जो है वो इस रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से शायद रॉकेट भी ऊपर नहीं जाता आसमान में। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं जैसे जापान, जर्मनी और भी यूरोपियन बहुत सारे ममालिक, जहां पर लोग वफात ज़्यादा पा रहे हैं और कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब आबादी का जो बढ़ाव है वो मनफी सिमत पर है, आबादी वहाँ दिन ब दिन कम हो रही है। लेकिन पाकिस्तान और दुनिया के चंद ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आबादी एक बम्प की तरह फट रही है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के लिए ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी हैं। और कितनी, जैसे मैंने कहा कि कोई इतनी बड़ी को अरबों डॉलर्स की तो उसकी कोई सब्सिडी है नहीं। लेकिन इस हुकूमत के काम देखिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से पूछेंगे कि कितने बच्चे हमने यहाँ पैदा करने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करनी है या नहीं, प्रेगनेंसी का रेट नीचे रखना है या नहीं। लेकिन अपने अल्ले तलल्ले कामों के ऊपर आप इनसे पूछें तो ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि इन्होंने आईएमएफ से पूछ के ये सब्सिडीज़ दी हैं। अभी हाल ही में मरियम नवाज़ ने 13 अरब रुपए का जहाज़ लिया, ये इन्होंने तब आईएमएफ से नहीं पूछा। आसिम मुनीर साहब ने गालिबन कोई 30 अरब रुपए या 25 अरब रुपए का नया एक जहाज़ लिया, आईएमएफ से नहीं पूछा। अपने तमाम अल्ले तलल्ले शौक जो ये पूरे करते हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए हर साल लगाते हैं, वहाँ आईएमएफ इनको नहीं रोकता। लेकिन आबादी को कंट्रोल करने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए भी इन्हें आईएमएफ की इजाज़त दरकार है। आईएमएफ इजाज़त देगी तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं उन पर आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना वो इतने महंगे हो जाएंगे कि गरीब फिर कहेगा कि चलें बच्चा ही पैदा होने दें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर इसी से रिलेटेड आपके सामने रखते हैं कि जो इतना बड़ा हवा बनाया है आईएमएफ का। आईएमएफ के जो 2 हालिया कर्जे पाकिस्तान ने लिए हैं
उससे पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट पर अगर उसको कन्वर्ट कर लिया जाए तो पाकिस्तान को तकरीबन उससे 2300 बिलियन रुपीस IMF से कर्जे में मिले हैं। महज पिछले 2 साल में पाकिस्तानियों से पेट्रोलियम की लेवी पर इन्होंने 2700 बिलियन रुपीस इकट्ठे कर लिए हैं। मतलब IMF ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई पूरा मुल्क चला रहा है, मतलब आपके खून से मुल्क चल रहा है। आपके ऊपर जो इन्होंने पेट्रोलियम में लेवी लगा दी है उससे ये मुल्क चला रहे हैं। IMF ने अगर सिर्फ 2300 बिलियन दिया है तो पिछले 2 सालों में सिर्फ पेट्रोलियम की लेवी से इन्होंने आपसे 2700 बिलियन रुपीस निकाल लिए हैं। उसके बावजूद आप बच्चे कितने पैदा करेंगे उसका फैसला इन्होंने IMF के हाथ में दे दिया है। आप ज़रा जंग के मैदान पे चलें और फिर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स और दूसरी चीज़ों में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताना है कि बाजी मरियम बाकू से, अज़रबैजान से क्या सीख के आई हैं, क्योंकि उनकी एक वज़ीर ने अब सबको हैरान कर दिया है कि बाजी ने वहाँ पर कौन सी महारत सीखी है, और जाहिर है वो महारत अब पाकिस्तान में भी आजमाएंगी, तो वो भी आपके सामने ज़रा रखनी है पूरी तफसील। तो पहले ज़रा न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है। 3-4 डिफरेंट मीडिया हाउसेस, जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, मुसद्दका मीडिया हाउसेस हैं, वो ये खबर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से दे रहे हैं। तीनों की खबर रख देते हैं और फिर आप पे छोड़ते हैं कि आप इसको समझे कि असल में हो क्या रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि इसराइल ने और अमेरिका ने जो सदरन ईरान है उसमें स्ट्राइक्स की हैं और वहाँ पर बमबारी की है, और वजह वही है कि अभी तक डील जो है वो हतमी नहीं हुई। और एन उस वक्त ये स्ट्राइक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, शुरू हुई हैं जब ईरानी लीडरशिप कतर में बैठी थी और इस मुआहदे के ऊपर बातचीत हो रही थी। एन उस वक्त अमेरिका की तरफ से जो सदरन ईरान है उसके अंदर ये बमबारी की गई है। आगे अल जजीरा जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि मंडे मॉर्निंग में ये स्ट्राइक्स हुई हैं और ये सदरन ईरान में हुई हैं टू प्रोटेक्ट ट्रुप्स। जो अमेरिका कहता है कि हमारे ऐसे ट्रुप्स जिनको ईरान से ख़तरा था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये स्ट्राइक्स की हैं, मतलब दोबारा बमबारी जो है वो हुई है, ये अल जजीरा भी कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर ब्लूमबर्ग दे रहा है और वो भी यही बात कह रहे हैं, थोड़ी सी चेंज। वो कह रहे हैं कि सदरन ईरान और उसके साथ साथ आबनाए हरमज़ के इलाकों में भी, या उसके जो किनारे हैं वहाँ पर बमबारी हुई है, और वहाँ पर अमरीकी और इसराइली अफवाज ने वहाँ पर बमबारी की है और वहाँ पर एक दूसरे से झड़पें हुई हैं। और वजूहात वही हैं कि टेरिटोरियल जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आबनाए हरमज़ में से गुजरने वालों के इन्वायरमेंटल फ़ी अब कह दिया है ईरान ने कि हम कलेक्ट करेंगे, हम टोल कलेक्ट नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर दोबारा बमबारी शुरू हुई है। ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, तीनों मंजे हुए नाम हैं, इनकी खबर को लाइट नहीं लिया जा सकता। तीनों ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये सारा मामला जो है वो पिछली रात, जो इतवार और पीर की दरमियानी रात थी, उसके दरमियान में ये सब कुछ हुआ है। आगे वाइट हाउस से सदर ट्रंप का नया बयान सामने आया है और वो ये कहते हैं कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है, जिसे वो न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं सदर ट्रंप अपने, जाहिर है जो उनके शीदे हैं, मतलब उनके फॉलोअर भी बहुत सारे शीदे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे शीदे हैं, तो जो उनके शीदे हैं उनको ज़रा समझाने के लिए वो यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम नहीं कहते, उसे न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं। और वो कहते हैं कि न्यूक्लियर डस्ट जो है वो या तो ईरान हमारे हवाले करेगा तो तब बात बनेगी, या फिर अमेरिका के हवाले करेगा ईरान के अंदर और अमेरिका उसे वहाँ तल्फ करेगा, वहाँ उसे ख़त्म करेगा। इसके अलावा हमने ईरान से कोई डील नहीं करनी। ये एक बड़ा ही सख्त स्टांस जो है वो सदर ट्रंप ने नया ले लिया है या जारी कर दिया है। तो ये एक डेवलपमेंट है जो वाइट हाउस से अब रिपोर्ट की जा रही है। वाइट हाउस अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट से इसे ट्वीट कर रहा है। फिर ड्रॉप साइट ये कहता है कि जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आखिरकार ईरान के अंदर इंटरनेट जो है उसकी सर्विस को खोल दिया है। जब से ये हमले हुए, गालिबन 28 फरवरी को हुए थे ये हमले पहली दफ़ा, तब से लेके अब तक ईरान के अंदर इंटरनेट जो है वो या तो बहुत महदूद था या मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट था। अब जाकर इंटरनेट को वहाँ पर रिस्टोर किया गया है। इसका मतलब यह है कि ईरान कॉन्फिडेंट है कि कोई बड़ी जंग अब नहीं होने जा रही, इसलिए उन्होंने वहाँ पर इंटरनेट को रिज्यूम कर दिया है। आगे रॉयटर्स ने एक बहुत ही हैरानकुन खबर दी है जो इस सारे मामले से ही बड़ी डिफरेंट है। रॉयटर्स जो है वो दुनिया की जानी मानी सफ़े अव्वल की न्यूज़ एजेंसी है, उनकी खबर को भी फेंका नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि ईरान की जो डील हो रही है उसके मुताबिक होगा ये कि पहले डील हो जाएगी, 30 दिन तक ईरान जो है वो तकरीबन आबनाए हरमज़ को ऐसे ही कच्चा पक्का ही चलाएगा, मतलब थोड़े थोड़े जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे। 30 दिन के बाद जब ईरान को इंश्योर हो जाएगा कि ये डील पक्की हो गई है,
उसके बाद वो आबनाए हरमज़ को मुकम्मल तौर पर खोलेगा। ये रॉयटर्स अपने सोर्सेज के साथ खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब डिफरेंट मीडिया हाउसेस जो हैं, स्पेशली इंडियन मीडिया हाउसेस, और अल जज़ीरा भी ये रिपोर्ट कर रहा है। वो रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ का बयान, जिसमें हुकूमत अपना पॉइंट ऑफ व्यू सऊदी अरब के पॉइंट ऑफ व्यू के बाद, पहले सऊदी अरब कह चुका कि हम इब्राहिमी मुआहदे पर इस वक्त दस्तखत शायद ना करें, क्योंकि सऊदी अरब ने यह कहा है कि ये दोनों चीज़ें, जो ईरान, अमेरिका, इसराइल जंगबंदी का मुआहदा है, ये एक डिफरेंट सिचुएशन है और इब्राहिमी मुआहदा एक डिफरेंट सिचुएशन है। सऊदी अरब ने कहा कि ये दोनों डिफरेंट किस्म के मुआहदे हैं और ये डिफरेंट किस्म के टेबल्स पर बैठ के बातचीत होगी, इनको इकट्ठा ना किया जाए, हम फिलहाल इस पे साइन नहीं करेंगे। सऊदी अरब की पोजीशन के बाद अब पाकिस्तान से भी ये बयान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा भी और इंडियन मीडिया भी। दोनों मीडिया ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी है अपील, और सदर ट्रंप की ये जो अपील कि पाकिस्तान भी इस पर साइन करे, पाकिस्तान कहता है कि हम इस पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। जाहिर है इस सारी सूरत हाल की रेमिफिकेशंस होंगी जितना ये करीब जा चुके हैं सदर ट्रंप के, और आपको पता है कि जब कोई करीब आके उन्हें नाराज़ करता है तो फिर वो उसका क्या हशर करते हैं। एलॉन मस्क हो या दूसरे लोग हों, वो आप सबको सारा कुछ याद है। एलॉन मस्क के साथ तो उनकी बहुत सारी न्याज़मंदी थी, राजो न्याज था, तो उन्होंने फिर भी कोई कसर रखी। बाकी जिनके साथ ऐसा नहीं होता, उनके साथ वो क्या करते हैं, वो आप माजी में देख चुके हैं। तो अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वकार खान ये ट्वीट करते हैं, और जावेद चौधरी साहब, क्योंकि आप सब कल ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद अब चंद उलमा हजरात और कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि मंसूर अली खान साहब को भी छोड़ा जाएगा कि वो इसराइल के फ़वाइद बताएं। नहीं, मेरा तजर्बा ये है कि मंसूर अली खान वो एसेट हैं जिन्हें इस चीज़ के ऊपर हमारे जर्नल्स ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि आपको मैं अभी से बता देता हूं कि वो शद्दो मत से अपने वीलॉग्स में ये कहेंगे कि हमें किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। हमारे जो जर्नल्स हैं वो कई तरह की गेम्स खेलते हैं, अपने कई एसेट्स को कहते हैं कि आप ये बयान दें, और कईयों को कहते हैं कि आप ये बयान दें। पीटीआई के अंदर भी आपने बहुत सारे लोग जो बाद में जर्नली टाउट निकले, आपने उनकी तकारीर सुनी, उनकी बड़कें सुनी, उनके कारनामे सुने, और उसके बाद उनकी असलियत भी आपने देखी। तो ये वो जो आप ये कहिए कि आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं। लेकिन जेदा जी मैदान में आए हैं, जावेद चौधरी साहब, और उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करना है कि नहीं, इसका फैसला तो सऊदी अरब में हो जाना है। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा दिफा का मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर हमें मजबूरन करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था ना कि ये फ़ज़ाइल भी बयान करेंगे और मजबूरियां भी बयान करेंगे। तो जावेद चौधरी साहब ने सबसे पहल की है, उन्होंने ये कालक अपने ऊपर मलने का फ़ैसला किया है। सबसे पहले वो हरावल दस्ते के तौर पर आगे आए हैं पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स को स्पेस बना के देने में, और उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब जब अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो हम तो मजबूर हैं, फिर दिफाई मुआहदे की वजह से हमें तो ये करना ही करना है। ये मेरी समझ से बाहर है कि उस जो दिफाई मुआहदा है उसका इसराइल को तस्लीम करने से क्या लेना देना। लेकिन फिर जेदा जी आपको पता है कुश्ता ज़्यादा खा सकते हैं, या कोई और वजह हो सकती है, या वैसे ही जनरल साहब ने कह दिया कि आप ये कह दें, और वो जो अटक वगैरह की लैंग्वेज है ना, उसमें किसी बंदे को कहना हो ना कि आप ये पॉइंट ऑफ व्यू दें, तो अक्सर वो कहते हैं, वकील को भी कहना हो अदालत में कि आप जरा करें, तो वो कहते हैं पैवंजो, मीन पै जाओ। सो मेरा ख्याल किसी ने उनको कह दिया है कि पैवंजो, तो अब वो ये बयानिया लेकर चल पड़े हैं। इसकी रेमिफिकेशन क्या होनी है उनको नहीं पता, पीछे जर्नल्स ने इस पर खड़े होना है नहीं, उन्हें अभी ये भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये वज़न, ये टोकरी उठाने का फ़ैसला कर लिया है। आगे इस वक्त हज है, आपको पता है। अल्लाह जो भी लोग इस वक्त हज करने गए हैं उन सब के हज कबूल फरमाए, उनकी दुआओं के तवस्सुत से हमारे गुनाह भी माफ़ करे, और हम सबको भी अल्लाह जो है वो हज की सादत भी दे, और उसके साथ साथ दुरुस्त सिमत पर चलने की तौफीक भी दे। हज की ये सारी सूरत हाल में आपको पता है कि पूरी दुनिया के लिए तो हज होता है, पाकिस्तानियों का जो हज होता है वो भी मुसीबत में होता है, क्योंकि उसमें करप्शन होती है, जो गवर्नमेंट्स हैं वो पैसा खाती हैं। अब हमें जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि हुजाज के पास, जो पाकिस्तान से हाजी गए हुए हैं, उनके पास रहाइश की मुनासिब जगह भी नहीं है, बल्कि कई जगहों पर तो जगह की इतनी किल्लत है कि जो डॉक्टर्स साथ गए हुए हैं उनको जगह नहीं दी कि उन्होंने कहाँ रहना है। वो जिन कमरों में रह रहे हैं, हाजी आके कहते हैं कि वो हमारे कमरे हैं। अब आप देखिए कि जो डॉक्टर्स ड्यूटी करने के लिए वहाँ गए हैं उनको भी ज़ाहिर है जगह चाहिए। अब ये तो नहीं डॉक्टर्स को ट्रीट कर सकते कि उनको आप गलियों या बाज़ारों में छोड़ दें। अगर वो रहते हैं तो फिर हाजियों को बाहर रहना पड़ता है।
तो सिचुएशन दोनों तरफ ही ख़राब है। जाहिर है जो डॉक्टर्स हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोग तो हज करेंगे ही, वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो भी हज ही हैं एक तरह से। तो अब उनको एक पार्टी को जगह मिलनी है, या डॉक्टर बाज़ार में गली में सोएं जाके, या हाजी। ये कोई 520 के करीब कम से कम हाजी हैं। एक कैंप की हालत आपको बता रहे हैं जहाँ पर उनके पास रेजिडेंस नहीं है। ये वो मामले हैं जो उनसे बहुत देर पहले पैसे लेने के बावजूद ये लोग करप्शन करते हैं, उसमें से माल खाते हैं और नाकिस इंतज़ामात करते हैं। वहाँ से एक वीडियो आपके सामने रखते हैं जो हजाज ने, मेरा ख्याल है वज़ीर मजहबी अमूर के साथ बातचीत भी की है, और अपना जो मुद्दा है वो भी रखा है कि हमारे साथ ये बदतरीन सलूक क्यों हो रहा है। आप हो सकता है कि इस दफा नए आए हो, जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो पहली दफा ये आगे अरेंज कर रही है? आपके इनके खिलाफ मैं अभी कह रहा हूँ, मैं जाके केस करूंगा, मैं वहीं इस्लामाबाद में होता हूँ, मैं ये फेस करूंगा, ये सारी चीजें मैं इनको लेके जाऊंगा एंड तक। मेरा तो काम है, मैंने तो रोज जाना कि जैसे आपकी लिस्ट में स्पीच करते थे, 1.5 घंटा हमें सफर की लेक्चर देते थे, आप लोग ये सफर है तो ये भी सफर करें, फ्री में कराएं, फिर हम क्यों 12-12 लाख भर रहे हैं? आप अल्लाह के ठीक है, इसमें समझ देखा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, ये पहली दफ़ा नहीं कि हज पर ये कर रहे हैं। आगे मोहम्मद मालिक साहब ने एक खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने प्रोग्राम में ये खबर दी थी कि जब फील्ड मार्शल ईरान गए थे तो पाकिस्तान ने ये क्लियर कर दिया था कि फील्ड मार्शल सिर्फ तब ईरान आएंगे जब सुप्रीम लीडर से उनकी मुलाकात होगी। आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि कोई इसको मानेगा। फिर एक दिन पता चलेगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आएगा, ब्राक रॉबर्ट का प्रोबेबली आएगा, नाम भी बता रहे हैं किसका आर्टिकल आएगा। उसको ट्रंप खुद ही बता देगा कि मुलाकात हुई थी और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें इतनी इज्जत दी है, अब फील्ड मार्शल गारंटर बनते जा रहे हैं। ये मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपको चंद दिनों में अमेरिका से कोई जर्नलिस्ट जो है वो बता देगा कि, और सदर ट्रंप किसी अमेरिकी जर्नलिस्ट को बताएंगे और वो वहाँ से आर्टिकल लिख देंगे और आपको पता चल जाएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब गए हैं तो उनकी मुलाकात जो है वो हुई है सुप्रीम कमांडर के साथ। उसके बगैर उन्होंने इनकार कर दिया था मुलाकात करने से, और वो फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब इस वक्त फील्ड मार्शल के, कि देखें वो कितना ऊपर चले गए हैं। मोहम्मद मालिक साहब क्योंकि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे याद आ रहा है मैं उसी कमरे में बैठा हुआ था जब उन्होंने कहा था कि अगर महंगाई हुई या इकॉनमी ख़राब हुई तो मैंने आपका गिरेबान पकड़ना है या किसका। शुक्र मैं ये करता हूँ कि उन्होंने उठ के कहीं वज़ीर आज़म साहब का गिरेबान नहीं पकड़ लिया था। ये मैं बात कर रहा हूँ जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तब मोहम्मद मालिक हमारे दोस्त गिरेबान पकड़ने जाते थे और अब वो बताते हैं कि फील्ड मार्शल सालस बन गए और मामलात कितना ऊपर चले गए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान IMF की मिन्नतें कर रहा है कि हजूर हम कॉन्ट्रासेप्टिव अपने लोगों को देना चाहते हैं, दे लें या ना दें, लेकिन वो वाली बात हमारे दोस्त नहीं बताते। हाँ, मरियम के हज के ऊपर प्रोग्राम ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब का हज कह दिया जहाज़, मरियम साहबा के जहाज़ पर प्रोग्राम ज़रूर करते हैं, लेकिन जो फील्ड मार्शल साहब का जहाज़ है उसकी तरफ ज़रा नज़र करम कम ही रखते हैं। आगे चलते हैं। आगे उमर दराज साहब ने एक ये तस्वीर शेयर की है, और ये तस्वीर शेयर की है उन्होंने चाइना से, जिसमें फील्ड मार्शल बैठे हुए हैं हेड ऑफ़ स्टेट के तौर पे समझ लें, जो भी आपने समझना है। शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो खुद ही क़यादत कर रहे हैं जैसे वो ईरान में कर रहे हैं। इससे आप मामलात को खुद ही समझ लीजिए। और उमर दराज साहब ने कहा कि ये एक तस्वीर कई कहानियों को जन्म दे रही है, इसको आप खुद ही समझ लीजिए। तो मेरा ख्याल है कि ये तस्वीर जो है ये बहुत देर पहले से आप देख भी रहे हैं। अभी उमर दराज साहब ने भी इसकी तरफ निशानदेही की है और वो दुरुस्त कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है इसमें से बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो समझने वालों के लिए काफ़ी हैं कि क्या हो चुका है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। उसके साथ ही साथ नुमान एजाज पाकिस्तान के मायानाज एक्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन वो अपना काम करते हैं और पाकिस्तानी उनसे बड़ी मोहब्बत भी करते हैं और उनका बड़ा एहतराम भी करते हैं। नुमान एजाज साहब ने फरमाया कि जब मैं तरक्की याफ्ता ममालिक के एयरपोर्ट और उनका सिस्टम देखता हूँ कि कैसे वो तरक्की कर रहे हैं, ख़ुद को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, तो जेलसी होती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम आज भी मामूली मसाइल में फंसे हैं। कब निकल पाएंगे कोई पता नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब पिसता जा रहा है, कारोबार बर्बाद होते जा रहे हैं। दुख इस बात का है कि किसी को इसका एहसास नहीं, सब अपनी अपनी गेम्स में लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि आप नुमान एजाज साहब महफूज रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। आपको पता ही है नुकसान पहुंचाने वाले कौन लोग हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं कि वो ये सच बोल बैठे हैं तो अब अल्लाह उनकी हिफाजत करे। आपसे मैं गुजारिश ये करूँगा कि उन्होंने, क्योंकि ये सच बोला है, उन पर अब वार भी होगा,
उससे पहले ही आप उन्हें सोशल मीडिया पर भरपूर सपोर्ट दें, उनके ड्रामों को भरपूर तरीके से देखें, उनकी पजीराई करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सच बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर कोई बोलता है तो फिर उसके साथ खड़े हुआ करें, ये आसान नहीं है। बचपन में सुनते थे कि सच बोलने की कीमत अदा करनी पड़ती है, उसकी समझ तभी आई जब खुद कीमत उसकी अदा करनी पड़ी। तो सच फ्री में नहीं आप बोल सकते, शौक से नहीं बोल सकते, फैशन में नहीं बोल सकते। जब आप सच बोलते हैं तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो जो लोग करते हैं, कोशिश किया कीजिए कि उनको एंडोर्स करें, और कुछ नहीं तो उनकी पजीराई ज़रूर किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं जी। पंजाब तरक्की कर रहा है और यहाँ के बासी जो हैं वो डंकी मार के, वो जो इलीगल तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के, वो उस तरीके से यूरोप पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आज 177 पाकिस्तानी लीबिया से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुंचे, जिन्हें खुसूसी तैयारे के जरिए मुंतकिल किया गया। वापस आने वालों में 59 जो हैं वो लाहौर से हैं, 58 जो हैं वो गुजरात के रहने वाले हैं, 26 रावलपिंडी के, 23 गुजरांवाला के, 10 सियालकोट के और 1 इस्लामाबाद के रहायशी हैं। तमाम अफराद ईरान और सऊदी अरब के रास्ते लीबिया पहुंचे थे और वहां से वो यूरोप जाना चाहते थे। वहां से उन्हें स्पेशल प्रवास पर पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। जाहिर है इस सारे प्रोसेस में उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया होगा, वो भी ज़ाया हो गया। ज़्यादातर ने पीछे कर्ज लेके ये पैसा लगाया होगा, वो अब उस कर्ज के नीचे वो और उनका ख़ानदान और ज़्यादा दब जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक तरफ उसी पंजाब का ये हाल है जो हमने आपको बताया, दूसरी तरफ उसी पंजाब की जो माँ है, उन्होंने फ्रंट पेज के ऊपर बड़े बड़े अरबों रुपए के इश्तिहारात पाकिस्तान की तमाम अखबारों के अंदर दिए हैं, ये बताने के लिए कि ईद उल ज़ुहा है और सफाई सुथराई का काम करना है। तो वो अब अम्मा काम वाली भी बन जाती हैं, मीन सफाई वाली काम वाली कह दिया, माजरत, अम्मा सफाई वाली भी बन जाती हैं वो। और वैसे तो वो बड़ी सफाई करती हैं, पाकिस्तानी ख़जाने की जिस तरह से उन्होंने सफाई की है शायद ही को कर सकता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अब अपने फ्रंट पेज के ऊपर बड़े बड़े इश्तहारात दिए। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि कितने लोगों ने पिछले एक हफ्ते में महज पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगियां खुद ख़त्म की हैं भूख और अफलास की वजह से। ये कितने लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर गरीबों का ओवरऑल हाल क्या है, उनसे हेल्थ कार्ड छीन के उन्हें किस दोजख में फेंका है इन्होंने, बिजली के बिलों का इन ख़ानदानों ने अपने कमीशन लेने के लिए इन लोगों को कहाँ तक पहुँचाया है। इससे कोई लेना देना नहीं है मरियम साहबा को। उनको सिर्फ लेना देना ये है कि उनका माल पानी कितना बनता है, या उनकी शोहरत कितनी होती है, या वो अपनी इंडोर्समेंट, अपनी पीआर के लिए कितना आपका पैसा जो है वो इश्तिहारात के ऊपर ज़ाया करती हैं। दूसरी तरफ यही अखबारात जो इनसे अरबों रुपए लेकर इश्तिहारात देते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी तनख्वाहें नहीं देते, उन्हें भी नौकरियों से निकालते हैं। 365 एक चैनल है, गालिबन 360 या 365, वो गालिबन लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं, पता नहीं इसमें कितना सच है, कि वो शर्जील मेमन साहब का, और बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि शर्जील मेमन साहब का नहीं, पीछे बॉयज़ हैं, मतलब कि पीछे जर्नल्स हैं। तो अब पता नहीं जर्नल्स का है या शर्जील साहब का है या किसका है, लेकिन वहाँ पर सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये किसी एक चैनल की बात नहीं, एक अखबार की बात नहीं, इनको अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, ये पूरा सिस्टम, लेकिन ये सहाफ़ियों को तनख्वाह देकर राज़ी नहीं है। और अब वो सहाफ़ी जो हैं बग़ैर तनख्वाह के ही बेचारे ईद करने के लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो इंडियन पंजाब हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अब एक 11 अरब का 540 मेगावाट का प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट ख़रीदा है। 11 अरब रुपए उन्होंने लगा के 540 मेगावाट का प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट ख़रीदा है, और किसान के लिए बिजली फ्री की है बिल्कुल, और घरों में 600 यूनिट तक फ्री बिजली दी है। ये दोबारा सुनिएगा कि उन्होंने ख़जाने से 11 अरब रुपए स्पेंड किए, बिजली घर ख़रीदा, और उससे किसानों को बिल्कुल फ्री बिजली दे रहे हैं, और घरों को 600 यूनिट, मैं 300 की बात नहीं कर रहा, 200 की बात नहीं कर रहा, 600 यूनिट तक जो है वो बिल्कुल फ्री बिजली इंडियन पंजाब के अंदर वो दे रहे हैं। ये मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ। इधर जो सब्दी माँ है, उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे, जो 200 यूनिट के ऊपर सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी। अब कभी 1 यूनिट भी जिन लोगों ने बिजली का खर्च किया, या 2 यूनिट भी, उनका भी 2,2500 रुपये जो है वो बिल हर सूरत आना ही आना है। तो इस तरफ मुझे नहीं पता, मैं माँ कहूँ बाजी को, डाइन कहूँ, चुड़ैल कहूँ, माजरत इन लफ्ज़ों पर, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, क्योंकि गरीब को इन्होंने धो के रख दिया है। दूसरी तरफ बाकू गई थी बाजी भी, और उनके साथ उनकी एक उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो उनकी सपोर्ट है, वो उनके साथ काम करती हैं, उनके बहुत सारे ज़ाती काम भी करती हैं। कई लोग तो काम वाली भी कह देते हैं, मेरा ख्याल वो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। लेकिन पहले तो ये ज़रा तस्वीर देखिए, उन्होंने भी रोलेक्स की घड़ी अब ख़रीदी है,
ये पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है और क्लेम किया जा रहा है कि ये 50 लाख रुपए से ज़्यादा की ये घड़ी है। मैंने इनको ज़ाती हैसियत में देख रखा है। ये यकीन कीजिए वाकई इस वजारत वगैरह से पहले हालात ज़्यादा ही बुरे थे, मौके दिहाड़े थे। मतलब वही 500-700 वाले सूट वाला काम ही था जो ये अपने मुंह से भी कहती थी। लेकिन अब मामलात यहाँ पहुँच गए हैं कि इन्होंने भी बाजी तो बाजी की, जिनको लोग भले छेड़ने के लिए ही कहते हैं, काम वालियाँ इन बाजियों को जिनको कहते हैं, उन्होंने 50 लाख से महंगी घड़ी जो है वो पहन रखी है। और जब वो बाकू गई बाजी के साथ तो एक जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उसमें पूछा गया कि आपने वहाँ क्या सीखा, आप वहाँ क्या देख के आए। तो ज़रा आपने इंटरव्यू जो है दिल थाम के सुनना है, आपने बिल्कुल दिल थाम के सुनना है, हंसना बिल्कुल नहीं आपने और ना रोना है। अब आपको अज़मा बुखारी बताएंगी कि मरियम नवाज़ और वो वहाँ से क्या सीख के आई हैं और उन्होंने यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसे। ये जो आपके ख़जाने से 13 अरब मतलब 1300 करोड़ के जहाज़ पर बैठ के गई थी सारी सहेलियाँ, ये वहाँ क्या करती रही हैं, मैं नहीं कहता, वो अपने मुंह से बता रही हैं। सुनिए। आप मीठा बहुत खाते हैं हमारे उज़्बेक बहन भाई, और दूसरी बात यह है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उनके फ्रूट्स के अचार भी बनते हैं, उनके फ्रूट्स के मुरब्बे भी बनते हैं, चटनियाँ भी बनती हैं। इवन उन्होंने हमें जूसेस पेश किए जो फ्रेश फ्रूट को जो है वो पानी में डाल के हम जैसे मिक्स ब्लेंडर में करते हैं, नो, वो पूरा आपको ग्रेप्स अगर डले हैं तो वो नजर आ रहा था, चेरी डली हुई है तो चेरी नजर आ रही थी पूरी की पूरी, और उसके अंदर कुछ सिरप डाला हुआ था उन्होंने, और उसको वो सर्व कर रहे थे एज ए वेलकम ड्रिंक। तो अच्छा मजेदार खाना है, लाइट खाना है, नमक को बहुत ज्यादा नमक मिर्चें वो पसंद नहीं करते। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टार ऑफ दी कुजीन था वो था एग प्लांट का। उन्होंने एक क्रिस्प तैयार किया हुआ था। मैंने एग प्लांट कभी नहीं खाया, मुझे नहीं पसंद, मतलब बैंगन नहीं पसंद। बैंगन तो उन्होंने एग प्लांट को स्वीट एंड सावर किस्म की क्रिस्प की शक्ल में जो है वो बनाया हुआ था। और पहले तो पता चला कि एग प्लांट है, तो मैंने तो हाथ नहीं लाया ना, मैं तो उधर तकिया ही नहीं कि वो क्या पड़ा है। मुझे चीफ मिनिस्टर ने जो है वो कहा कि अज़मा ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। सो फिर अब चीफ मिनिस्टर सब कर रही थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनके हर ट्रिप पे साथ होती हूँ, लेकिन जो उनका प्लस पॉइंट मुझे लगता है ना कि वो हर जगह ना एक मदर फिगर के तौर के ऊपर आपको ट्रीट करती हैं। यानी मेन्यू क्या होगा ये भी हमसे पूछ के खुद ऑर्डर करेंगी, फिर वो सर्व करती हैं खुद, फिर वो कहती हैं ये चीज बहुत अच्छी है, ये खाया नहीं तो क्या। तो एग प्लांट उन्होंने मुझे वो कहा कि मैंने इनकी तरफ देखा, उनको पता है कि मैं जरा थोड़ी चूजी हूँ खाने के मामले, छेड़ती भी है मुझे। जब मेरे सामने मटन आता है ना तो मुझे कहती है अज़मा विल टेस्ट एंड डिसाइड कैसा है। तो मैं आज प्रति आगे से कि आपको पता है कि मैं मटन नहीं खाती, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये खाना है बहुत अच्छा। एंड सीरियसली शामा ने जब वो ट्राई किया, इट वॉज सरप्राइज ऑफ माई लाइफ। मैंने स्वीट एंड सावर, आप सोच सकते हैं आपने स्वीट एंड सावर एग प्लांट और वो भी क्रिस्प की शक्ल में आप खाएं, बहुत टेस्टी था। फिर उनका एक पुलाव होता है, वो हमारे पुलाव की तरह ऊपर से वो कवर्ड नहीं, वो जो आटे का लगा के वो करते हैं, पर वो आटा नहीं था, वो बिस्किट की शक्ल में एक जैसे खटाई नहीं होती उस टाइप बाकर खानी कह लें, वो वाला उसका ऊपर था और उसके अंदर से पुलाव, उसको शाही कुछ करके पुलाव शायद वो कहते हैं। तो बहुत अच्छा खाना था और बहुत सादा खाना था, बहुत सादा सा रेस्टोरेंट था। और वहाँ हमारी एक बहुत मशहूर जमाना तस्वीर खिंची जो जिसपे बहुत लोग जल भुन गए, मुझे बहुत मजा आया, इतना मैंने एंजॉय किया। और सुन लिया आपने। वीडियो थोड़ी लंबी थी, माजरत उसके लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी हंसी भी निकली होगी और आपको समझ भी नहीं आई होगी कि आपने रोना है या हंसना है। ये इनका दिमागी लेवल है। अब इससे आगे मैं इनके बारे में क्या कहूँ और आपको क्या बताऊँ। दूसरी तरफ आपको ये बता सकता हूँ कि जो मवेशी मंडियाँ हैं उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया गया है। जो भी वहाँ पर जानवर खरीदेगा या बेचेगा उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। हालांकि कोई FBI का ऐसा टैक्स नहीं है, बदमाशी है। वहाँ पर इन्होंने अपने लोगों को, कहा जाता है कि मरियम साहबा ने अपने करीबी जो खोखर फैमिली है जिनके ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि मरियम साहबा का सारा खर्चा, जो भी बैग्स चेक्स, ये इल्ज़ामात हैं, सच क्या है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन लाहौर में रहने वाले लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाजी के बैग्स, बाजी का सारा खर्च जो है वो वही उठाते हैं खोखर बरादरान। और पता चला है कि ये अरबों रुपए मालियत की जो मवेशी मंडियाँ हैं ये उन्हीं के लगते लेते लोगों को दी जाती हैं। ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। जवाब तो इसका वही दे सकते हैं कि किस हद तक दुरुस्त है। और अब उन मंडियों के अंदर लोगों से टैक्स वसूल किया जा रहा है जो कि असल में नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन लोगों से टैक्स लिया जा रहा है कुर्बानी का जानवर बेचने और ख़रीदने पर। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।